आप सभी को मेरा नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय वंडरफुल वुमेन्स एंड माय गर्ल्स। मैं अर्पिता कट्रे और मैं आप सभी अद्भुत, अटूट, संवेदनशील और असाधारण महिलाओं का दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभेच्छा। मैं आज उन सभी नारियों को नमन करना चाहती हूँ जिनकी उपस्थिति ही शक्ति है, जिनका संतुलन ही समाज की स्थिरता है और जिनकी चेतना ही इस सभ्यता की धड़कन है। आज के इस खास दिन को और भी खास बनाने के लिए हम आज का सेलिब्रेशन थोड़ा अलग हटकर करेंगे। हम सिर्फ आज सेलिब्रेशन ही नहीं करेंगे, बल्कि आज हम थोड़ा ठहरेंगे, थोड़ा एनालिसिस करेंगे उस शब्द पर जिस पर हर साल पूरी दुनिया बहुत जोर जोर से बहुत सारे डिस्कशंस करती है, स्लोगन्स बनाती है। विमेन एम्पावरमेंट। हर साल विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, स्लोगन्स, हैशटैग्स, प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जाते हैं। लेकिन आज मैं आप सबसे एक बहुत ही सच्चा लेकिन थोड़ा सा असहज सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या नारी कभी अशक्त थी? और क्या सच में किसी ने उसे सशक्त बनाया? आज मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि आज एक पल ठहर कर सोचिए कि अगर नारी सच में कमजोर होती तो ये सृष्टि कैसे चलती? अगर नारी असमर्थ होती तो संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे कैसे पहुंचते? अगर नारी निर्बल होती तो हर कठिन दौर में समाज कैसे संभलते? जब बहुत सारे युद्ध हुए तो पीछे जीवन को स्थिर किसने रखा? जब सभ्यताएं टूटी तो मूल्यों को जोड़कर किसने रखा? और जब दुनिया बदल रही थी तो मनुष्यता को जिंदा किसने रखा? नारी ने। नारी ने कभी मंच से शक्ति का ऐलान नहीं किया, उसने शक्ति को जीकर दिखाया। उसने बिना अप्लॉज के, बिना एप्रिसिएशन के निर्माण किए, नेतृत्व किया और बिना शोर के दुनिया को आगे बढ़ाया। और यही नारी शक्ति है। आज हम कहते हैं लेट्स एम्पावर वुमेन, लेकिन सच यह है कि नारी को एम्पावर करने की कभी जरूरत ही नहीं रही है। नारी को सिर्फ याद दिलाने की जरूरत है, याद दिलाने की कि वह पहले से पूर्ण है, पूरी है, वह पहले से सक्षम है, पर्याप्त है। शी इज इनफ, शी इज इनक्रेडिबल। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का ये खास दिन नारी को बदलने का नहीं, बल्कि आज का दिन नारी को अपने पास वापस लाने का है। उस पहचान तक वापस लाने का जो उसने कभी खोई नहीं थी, बस शायद कहीं बहुत सारी जिम्मेदारियों के कारण पीछे छोड़ दी थी। अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत की आत्मा में नारी वह शक्ति थी जिसे कभी सशक्त होने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वह स्वयं ही शक्ति का स्रोत थी। आज अगर हम पीछे जाकर भारत की नारी को देखें तो हमें कोई काल्पनिक देवी नहीं दिखती, हमें ऐसी स्त्रियां दिखती हैं जो पूर्ण थी, पूरी थी, समझदार थी, आत्मविश्वास से भरी हुई थी, जागरूक थी और अपने अस्तित्व को लेकर स्पष्ट और सजग थी। वैदिक काल से हम इसी जागरूकता को देखें तो हमें इसमें माता अनुसुईया दिखती हैं। अनुसुईया कोई राजमहल में रहने वाली देवी नहीं थी, वे एक साधारण गृहस्थ स्त्री थीं। पति थे, घर, परिवार, जिम्मेदारियां, सब कुछ था, लेकिन उनके जीवन में था अद्भुत आंतरिक अनुशासन। उनका तप किसी गुफा में नहीं, बल्कि दैनिक जीवन के भीतर था। इतना संतुलन और इतनी शुद्धता कि कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक उनकी चेतना के सामने नतमस्तक हो गए थे। यह कोई चमत्कार की कहानी नहीं है, यह उस स्त्री की कहानी है जो अपने कर्तव्यों को निभाते हुए खुद को खोती नहीं थी। और उसी चेतना की अगली कड़ी में हम देखते हैं ऋषिका गार्गी को। ऋषिका गार्गी एक हाईली इंटेलेक्चुअली कॉन्फिडेंट महिला थी। वेदों और उपनिषदों में गहन ज्ञान रखने वाली वह वैदिक दर्शन और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की ज्ञाता थी। और वे ऐसे समय में खड़ी हुई जब ज्ञान की दुनिया पुरुषों से भरी थी। उन्होंने भरी रात सभा में महान विद्वानों के बीच ऋषि याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछे, और ये सवाल किसी को हराने या खुद को महान साबित करने या बहुत ज्ञानी साबित करने के लिए बिल्कुल नहीं थे। गार्गी किसी से बहस नहीं कर रही थी, बल्कि वो प्रश्न कर रही थी, वो जानने की कोशिश कर रही थी, वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर सत्य क्या है। और यही नारी की बौद्धिक शक्ति है, जो प्रश्न अहंकार से नहीं बल्कि बोध से उठते हैं, अंतर्ज्ञान से उठते हैं।
और अलग अलग कालों में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं हमारी सशक्त महिलाओं के, जिन्होंने अपने साहस, धैर्य और बौद्धिक शक्ति से अपनी प्रामाणिकता और अपनी महानता सिद्ध की। जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने 5-6 साल के बच्चे को अपने पीठ पर बांधकर घोड़े पर बैठकर पूरा युद्ध लड़ा। बेगम हजरत महल, जिन्होंने 1857 में हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के विद्रोह की अगुवाई की। सरोजिनी नायडू, जो स्वतंत्रता आंदोलन में हमारी आवाज बनी। सावित्रीबाई फूले, भारत की पहली महिला शिक्षिका और महान समाज सुधारक। उन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला आधुनिक विद्यालय शुरू किया और महिलाओं की शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। समाज के विरोध के बावजूद उन्होंने शिक्षा, स्त्री अधिकार और सामाजिक समानता के लिए जीवन भर संघर्ष किया और उनके ही साहस और प्रयासों के कारण ही भारत में महिलाओं को पढ़ने और आगे बढ़ने का अवसर मिल सका। और ऐसी ही असंख्य कहानियां हैं हमारे देश की उन महान नारियों की और उनके जीवन की, जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इन महिलाओं ने कभी बराबरी नहीं मांगी, उन्होंने नेतृत्व किया, उन्होंने कभी किसी से तुलना नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपना धर्म निभाया। हमारी संस्कृति में नारी केवल घर की जिम्मेदारी नहीं थी, वह घर की आत्मा थी। वह बच्चों को जन्म ही नहीं देती थी, बल्कि वह उन्हें दृष्टि, मूल और सही दिशा भी देती थी। वह समाज के पीछे नहीं चलती थी, वह समाज को स्थिरता प्रदान करती थी। तो फिर सवाल उठता है कि अगर यह सब सच था, तो फिर सशक्तिकरण या एम्पावरमेंट की आखिर जरूरत पड़ी ही क्यों? तो एक समय था जब स्त्रियों से शिक्षा, निर्णय और अपने जीवन पर बोलने का अधिकार छीन लिया गया था। बराबरी के अवसर सीमित हो गए थे, आर्थिक स्वतंत्रता रुक गई थी और तब एम्पावरमेंट का अर्थ बहुत स्पष्ट था। उन्हें उनकी आवाज लौटाना, उन्हें पढ़ने देना, सोचने देना, चुनने और निर्णय लेने का अधिकार देना। उस समय के हिसाब से ये बिल्कुल सही था, आवश्यक था और एम्पावरमेंट समय की मांग थी। फिर धीरे धीरे समय बदला, जीवन तेज हुआ, संरचनाएं बदली, स्त्रियां शिक्षित हुई, काम करने लगी, आर्थिक रूप से सक्षम बनी और यहां तक सब ठीक था। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब एम्पावरमेंट को स्मरण मतलब सेल्फ रियलाइजेशन से हटाकर तुलना मतलब कंपैरिजन बना दिया गया। जब शक्ति को संतुलन की जगह प्रतिस्पर्धा में मापा जाने लगा। जहां एम्पावरमेंट का मतलब था कि नारी अपने भीतर की क्षमता को पहचाने, अपने वर्थ को रियलाइज करे, वहां उसे बताया जाने लगा कि उसकी काबिलियत किसी और से ज्यादा या कम होने में है। यह एक कंपैरिजन और आगे बढ़ने की दौड़ सी बन गई, जहां कहा जाने लगा कि देखो पुरुष क्या कर रहे हैं, तुम उससे कहीं पीछे तो नहीं रह जा रही हो, तुम कहीं पीछे तो नहीं छूट जा रही हो, तुम्हें भी वैसा बनना होगा, जो पुरुष करते हैं वैसा ही नारी को भी करना होगा, तभी वो उनके समान बन पाएगी, तभी वो इक्वालिटी प्राप्त कर पाएगी। जो पुरुषों की तरह टफ नहीं है वो वीक हैं, जो भावुक हैं वे पीछे रह जाएंगी। और जब एम्पावरमेंट की डेफिनेशन ही गलत कर दी गई, तो यहां से एम्पावरमेंट का रास्ता पूरी तरह से भटक गया। जहां एम्पावरमेंट का मतलब था स्त्री को पूर्ण बनाना, पूरा बनाना, वहां वह बन गया स्त्री को पुरुष जैसा बनना। और नारी जो मूल रूप से कनेक्शन से जीती थी, अब वो कंपटीशन में ढकेल दी गई। नारी को मजबूत बनाने के नाम पर उसे कठोर होना सिखाया गया, दैट शी हैज टू बी रियली टफ। उसे ये सिखाया गया कि अगर वो ज्यादा महसूस करेगी, ज्यादा फील करेगी, तो दुनिया उसे कमजोर समझेगी। वो रोना चाहती हैं लेकिन वो खुद को रोक लेती हैं। वो थकी होती हैं लेकिन फिर भी कहती हैं कि आई विल हैंडल, मैं संभाल लूंगी, क्योंकि उन्हें खुद को स्ट्रॉन्ग प्रूव करना होता है। और इसी तुलना और प्रतियोगिता की भावना में अपने अस्तित्व और अपने आत्मसम्मान को साबित करने की होड़ में हर मोर्चे पर आगे बढ़ते रहने की सोच और हर भूमिका में परफेक्ट बनने के दबाव में नारी अपनी असली शक्ति, अपने मूल स्वभाव से थोड़ी दूर होती चली गई। क्योंकि उसकी शक्ति कभी पुरुषों से कंपटीशन करने में, उनसे कम या ज्यादा प्रूव करने में थी ही नहीं। उसकी शक्ति थी संतुलन में, संवेदनशीलता में और जुड़ाव में। आज जरूरत एम्पावरमेंट की नहीं है, बल्कि रीअलाइनमेंट की है, जहां नारी अपनी शिक्षा, स्वतंत्रता और अधिकार को भी रखे
और अपनी बेसिक गुण करुणा, संवेदनशीलता और संतुलन को भी खोए नहीं। क्योंकि संवेदनशीलता कोई कमजोरी नहीं है, यह नारी की इमोशनल इंटेलिजेंस है। एम्पावरमेंट का मतलब किसी से आगे निकलना या किसी से हार जीत नहीं होती है, बल्कि एम्पावरमेंट का मतलब है अपनी सेल्फ आइडेंटिटी, अपने सेल्फ वर्थ को रियलाइज करना और ये मानना कि मैं अपने हर स्वरूप में, अपनी हर उम्र में, अपने हर जिम्मेदारी में बेमिसाल हूँ, इनक्रेडिबल हूँ, इनशेकेबल हूँ। तो आज देश की हर नारी को ये समझने की जरूरत है कि उन्हें एम्पावरमेंट मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि आज उन्हें जरूरत है अनडिनाइबल बनने की। अनडिनाइबल वुमेन, तो कौन है आखिर ये अनडिनाइबल वुमेन? अनडिनाइबल वुमेन हर वो नारी है जो चैलेंज से भागती नहीं, न वो अपने सर्कमस्टेंसेस को दोष देती है, न लोगों को ब्लेम करती है, जो परिस्थितियों से डर कर, थक कर हारती नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करती है, उन चैलेंजेस को फेस करके उनसे आगे बढ़ती हैं। वो हमेशा हर कठिन परिस्थिति में पहले थोड़ा रुकती है, उस परिस्थिति को समझती है और फिर अपनी स्ट्रेंथ को पहचानते हुए वो आगे बढ़ती है। वो जानती है कि हमेशा हर परिस्थिति उसके नियंत्रण में नहीं होगी, लेकिन वो अपनी मनस्थिति से अपनी परिस्थितियां बदलती हैं। वो कई बार टूटती भी है, लेकिन फिर खुद को समेट कर खुद को जोड़ना भी जानती है और यही अनडिनाइबल होने का सच्चा स्वरूप है। न शोर, न शिकायत, न किसी से तुलना, सिर्फ सेल्फ वर्थ को स्वीकार करना, कुछ पल ठहर कर अपनी परिस्थिति को एनालिसिस करना, अपने सेल्फ एस्टीम की जागरूकता के साथ जीना और सिर्फ आगे बढ़ते रहना, अपने आप को स्वीकार करते हुए। क्योंकि जब एक स्त्री अपनी शक्ति को पहचान लेती है, अपने वर्थ को समझती है, तो दुनिया से उसे एम्पावरमेंट मांगने की या एक पहचान मांगने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। वो अपने आप में एक पहचान, एक शक्ति बन जाती है। तो मैं आज देश की हर नारी से कहना चाहती हूँ कि आप ये माने और ये स्वीकार करें कि आप इनक्रेडिबल हैं, आप अनडिनाइबल हैं और अब सिर्फ समय मानने का नहीं बल्कि उसे जीने का है। तो अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको लगता है कि आप भी एक अनडिनाइबल वुमेन हैं, तो हमारे #अनडिनाइबल वुमेन कैंपेन का हिस्सा जरूर बने। ये कोई कंपटीशन या कंपैरिजन नहीं, बल्कि ये एक नेशन वाइड सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ अपलिफ्टमेंट चेन है। एक रिमाइंडर है देश की हर एक नारी को कि वो इनक्रेडिबल है, वो अनडिनाइबल है। तो अगर आप मानती हैं कि आप अनडिनाइबल हैं, तो प्लीज अपना फोन उठाएं, एक छोटा सा वीडियो बनाएं और उसे शेयर करें। तो कैंपेन की पूरी डिटेल और पूरा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में और हमारे पिन कमेंट में दिया हुआ है। तो प्लीज मैं देश की हर एक नारी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इस कैंपेन का हिस्सा जरूर बने और अपने आसपास की सभी नारियों को इंस्पायर करें और उन्हें ये रियलाइज करवाएं कि वो इनक्रेडिबल हैं, वो अनडिनाइबल हैं। तो वंस अगेन देश की सभी नारियों को अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। स्टे हैप्पी, स्टे अनडिनाइबल। थैंक यू सो मच। भारतीय संस्कृति की जय।